आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। जी हाँ, और कहते हैं ना कि हर मर्ज़ का जो इलाज है वो दवा नहीं होता, लेकिन फिर भी जानने के बावजूद भी हम जब भी हमें कोई छोटी सी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो हम कोई भी दवा ले लेते हैं, और वो भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह पर। क्या आप जानते हैं कि जो दवाओं का इस्तेमाल हम करते हैं या पेन किलर्स का इस्तेमाल हम करते हैं, ये हमारे जिस्म के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उस पर भी असर डाल सकता है। नाज़रीन, आज हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम सिर्फ दवाइयों के मोहताज नहीं रह गए हैं। ऐसी बहुत सी थेरेपीज़ हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी दर्द या तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, और ऐसी की एक थेरेपी है फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी एक तरीका है जिसमें आपकी इंजरी को ठीक करके आपको फिट और हेल्दी बना सकते हैं। कभी मशीन्स या कभी एक्सरसाइज के ज़रिए हमारे जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम या जितना बहुत ज़रूरी हो सके तभी दवाइयों का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना जो कदम है वो फिज़ियोथेरेपी की तरफ बढ़ाएं। तो नाजरीन, अगर आज आप भी फिज़ियोथेरेपी के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, या कोई आपकी तकलीफ़ या कोई बीमारी है जिसमें आप फिज़ियोथेरेपी की मदद लेना चाहते हैं, तो आज की जो पेशकश है वो आप लोगों के लिए बेहद ख़ास है। बस हमारे टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है और हमारे माहिरीन से अपने सवालात लाइव पूछने हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी वक्त है इस छोटी सी रिपोर्ट का। नाजरीन, कोई भी चोट, बीमारी और माजूरी हमारे कामकाज करने के रोजाना के रूटीन और हमारी नक्लो हरकत को रोक सकती है और हमारी जिंदगी को मुतासिर कर सकती है। इस मुश्किल सूरत हाल से निजात हासिल करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की मदद लेनी पड़ती है। जब जिस्म का कोई हिस्सा चोट, बीमारी और माजूरी से मुतासिर होता है तो फिजियोथेरेपी इसे हरकत देकर उसके मामूल के अफ़ाल बहाल करने में मदद करती है। फिजियोथेरेपी एक बाकायदा साइंस पर मबनी फन है जिसमें फर्द की सेहत को एक इकाई के तौर पर देखा जाता है और मरीज की मुख्तलिफ तरीकों से मदद करने की कोशिश की जाती है। साथ ही उसका उमूमी तर्ज जिंदगी भी बेहतर बनाया जाता है। मरीज को उसके इलाज में ताउन के जरिए उसकी देखभाल, मालूमात और तरबियत के जरिए बाख्तियार बनाने की कोशिश की जाती है। फिजियोथेरेपी में पेशेवराना तौर पर तरबियत याफ्ता अफराद के जरिए निहायत ही माहिराना अंदाज में मरीज को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद फराहम की जाती है और उसकी तकलीफ को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट तहरीक और वर्जिश, हाथ से थेरेपी, मुख्तलिफ आलात से थेरेपी, मालूमात और मशवरे के जरिए चोट, बीमारी या माजूरी से मुतासर लोगों की मदद करते हैं। ये समाज में एक अहम किरदार अदा करते हैं और हर उम्र के लोगों के लिए सेहत बरकरार रखने में मुआविन साबित होते हैं। मरीजों को दर्द से छुटकारा दिलाने, उसका इंतजाम और बीमारी से बचने में मदद पहुंचाते हैं। काबिल गौर है कि जिंदगी के किसी भी मरहले में फिजियोथेरेपी से मदद हासिल की जा सकती है। आसाबी अमराज, फालिज, कमर में दर्द, अचानक झटका आने से तकलीफ, गठिया, खेलों में लगने वाली चोट और किसी बीमारी के बाद बहाली के लिए फिजियोथेरेपी बहुत मददगार साबित होती है। फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा और अहम फायदा ये है कि हाथ पैरों की वो नक्लो हरकत जो किसी चोट, बीमारी या माजूरी की वजह से मुतासिर हुई है या रुक गई है, उसे दर्द से निजात हासिल करते हुए दोबारा बहाल किया जा सकता है। हड्डियों से मुताल्लिक इलाज के शोबे को भी फिजियोथेरेपी टीम की भरपूर मदद हासिल होती है। कमर के निचले और ऊपरी हिस्से में दर्द, गर्दन और कंधे की जकड़न, पट्ठों में खिंचाव, पट्ठों में तवाजुन की कमी, जोड़ों की तकलीफ, स्लिप डिस्क, चलने और मोड़ने में दुश्वारी, दर्द जो बार बार होता रहता है, रोजाना के काम करने में परेशानी और खेलों में लगने वाली चोट को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और मुनासिब इलाज के साथ जल्द से जल्द फिजियोथेरेपी की मदद हासिल करनी चाहिए ताकि कोई भी तकलीफ हमारे किसी भी काम में रुकावट न बन सके।
तो आइए जानते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से कि क्या क्या फ़ायदे हैं फिजियोथेरेपी के, किन किन कंडीशन में हमें फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए और ये कैसे काम करती है और कब पड़ती है एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है कुछ खास एक्सपर्ट्स। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, इन्हीं सब मौजूदात पे बातचीत करने के लिए आए हुए अपने एक्सपर्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं मिस्टर आशीष। आप एम्स के ट्रॉमा सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका खैर मकदम है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं उमेर खान, आप भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल मिस्टर आशीष आपसे है, फिजियोथेरेपी कहते किसे, हमें आसान शब्दों में बताएं। आम जनता के लिए अगर कहा जाए, जिसको कि आम भाषा में भौतिक चिकित्सा कहा जाता है, एक ऐसी मेडिकल साइंस है जिसमें हमारे शरीर के बहुत सारे मर्जों का इलाज बिना दवाइयों के मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज एवं इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा किया जाता है। तो इन 3 शब्दों में अगर कहना चाहें तो यही फिजियोथेरेपी है, मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। मैनुअल मींस हाथ से की जाती है, हाथ से की जाने वाली हाँ, ट्रीटमेंट। और दूसरा क्या बताया आपने? इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी। तो उसमें मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास कई प्रकार की मशीनें होती हैं, तो वो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस मरीज पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया ज़रूरत के जाएगा। मुताबिक डिसाइड। बिल्कुल। डॉक्टर उमेर, ये हम समझ रहे हैं कि जो आज फिजियोथेरेपी है वो हर एक कंडीशंस में काम करती है। पहले और आज में जिस तरह से चेंज आया है फिजियोथेरेपी को लेकर, तो अगर हम कंडीशंस की वैसे बात करें तो लाइफस्टाइल जो है हमारा जी, वो कितना बड़ा मैटर करता है। ये सब तकलीफ़ों की क्या वजह है, कितना बड़ा मतलब एक रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल? बिल्कुल। देखें, अगर कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले लोग रूबरू नहीं थे फिज़ियोथेरेपी से, अब 21st सेंचुरी में जो कि लाइफस्टाइल बहुत अलग है और एक सबसे बड़ा मुतासिर जो चीज़ें हुई वो लाइफस्टाइल में मोबिलिटी, काम करना, फिज़िकल एक्टिविटी और उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक कंडीशन में जो कि ये शो डेडिकेटेड है। ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, जैसे बोन्स है और मसल्स है। उनका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इनफ एक्टिविटी नहीं है, बराबर काम नहीं करता, या स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं है। उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है पोस्चर। पोस्चर के अलावा वो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव शुरुआत में होती है, वहीं से चालू होता है प्रॉब्लम। और अगर यंग लोगों में आप देखो तो मसल इम्बैलेंसेस बहुत कॉमन इन दिनों में है। तो अगर फिजियोथेरेपी में देखा जाए तो इन्हीं सब चीज़ों से शुरू से आखिर तक के कंडीशंस में सबसे पहला कॉजिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मसल इम्बैलेंसेस। और ये एक चीज़ है कि जिससे आप अवॉइड कर सकते हो, जो फोर्सेस है, एक्सरसाइज फोर्सेस है, वो कमी होने के वजह से जो इश्यूज़ है उसी को बैलेंस करने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एंड ये हर ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में बहुत कारीगर है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया। डॉक्टर नरेश, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग आमतौर पे देखते हैं अपने घरों में लोग आड़े तिरछे बैठते हैं या उनकी पोस्चर बैठने का तरीका सही नहीं होता है। तो कितना बड़ा रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है पोस्चर्स का डॉक्टर साहब? और दूसरा, ये इम्बैलेंस की बात की डॉक्टर उमेर ने, इसके बारे में भी हमें बताएं। पोस्चर का और आजकल जो कॉमन हो गया है बैक एक और गर्दन की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उसका पोस्चर से बहुत बड़ा रिलेशन है। स्पेशली पैंडमिक के बाद हम अपने बच्चों में भी देख रहे हैं, लोग लेटे हुए हैं, लेट के अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतना गलत पोस्चर होने की वजह से जिस तरह से पेशेंट्स आजकल क्लिनिक पे आते हैं बैक पेन के साथ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ, तो पोस्चर एक बहुत बड़ा रोल इस पे पोस्चर पे बहुत निर्भर करता है। और पेनफुल कंडीशन शुरुआत में तो थोड़ी सी पेनफुल लगती है, पेन किलर खा लिया और आराम आ जाता है, बट मेरे ख्याल से अगर पोस्चर ना सुधारा जाए तो ये आगे चलकर क्रॉनिक बीमारियों में का रुख ले लेती है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, डिस्क की प्रॉब्लम, और ये आने वाले टाइम में बहुत 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 डेंजरस हो सकती है। तो मैं इस पे पैंडेमिक का बहुत बड़ा रोल मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर बिल्कुल घरों में कैद हो गए थे उस दौरान लोग। इस बीच थे। हमारा प्रोग्राम देखते हुए हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना सवाल पूछिए।
हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार। ये हम पोलियो पेशेंट हैं, नितिन अग्रवाल नाम है मेरा। हाँ जी। तो मसल्स में पावर कैसे आ सकती है? डे बाय डे वो सेल्स जो है डे बाय डे डिजनरेट होते हैं, तो क्या स्टेम सेल्स के द्वारा जाके इंजेक्ट करके वो पावर आ जाएगी? आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर नरेश का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब अगर अच्छा डॉक्टर मिस्टर उमर अगर आप बताना चाहें। जी जी, अगर देखिए फिजियोथेरेपी का रोल पोलियो में मसल से मुताल्लिक है। सबसे बड़ा इशू है, हमने जो अभी बात किया मसल इम्बैलेंस। एक पैटर्न ऑफ मसल जो है वो टाइटनेस होती है, लेकिन सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ है कि उस मसल को या बैलेंस को मेंटेन रखना, उसके लिए स्ट्रेंथनिंग है, रिलीजेस है, जो कि क्योंकि क्या होता है कि अगर मसल इम्बैलेंस है, टाइटनेस है, तो वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है। जैसे आप अगर सीधा नहीं चल रहे हैं तो सामने के मसल्स हो या ऊपर के मसल्स हो, सब इन्फ्लुएंस, जिस तरह हम लोग पोस्चर में बात कर रहे हैं तो ऊपर के तरफ भी इन्फ्लुएंस करता है। तो वो एक तो इवैल्यूएशन के ज़रिए हम वो मसल इम्बैलेंसेस को हम लोग इवैल्यूएशंस के साथ में जो जिस तरह की फाइंडिंग रहे, चाहे वो टाइटनेस है या वीकनेस है, उसको हम लोग बहुत तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एंड अगेन कुछ मशीन्स है जिससे आप अपना मसल्स का जो एक्टिविटी है वो मेंटेन कर सकते हैं। ओके एडिशन कर सकते तो डॉक्टर नरेश, अगर यही सेम हम इस पे आपकी राय जानना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पे? पोलियो एक बेसिकली बचपन की बीमारी है, और इसका इलाज जब अब अडल्ट होने के बाद जब इसका इलाज पे आते हैं तो मसल इतने वीक हो जाते हैं कि किसी तरह की एक्सरसाइज से तो इसका इलाज संभव लेकिन नहीं हो नरेश जी, डॉक्टर नरेश, अगर हम बात करते हैं पोलियो की, तो हम देखते हैं बचपन में ही ये शुरुआत इसकी हो जाती है। तो अब जैसे एक आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो हम देखते हैं जो हमारी जो जॉइंट्स हैं, बच्चों की जो लेग्स हैं, वो टेढ़ापन आ जाना, तो क्या फिजियोथेरेपी की मदद से क्या हम उसको सीधा कर सकते हैं, उसको लेवल कर सकते हैं, ताकि उनको चलने में आसानी हो और वो सही तरह से चल पाएँ? पोलियो में मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से टेढ़ेपन को तो नहीं सीधा कर सकते, लेकिन चाल में डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है, चाल बेटर हो सकती है। एंड इसके कई तरह के ब्रेसेस आते हैं जिसकी मदद से पेशेंट सीधा चल सकते हैं। पोलियो में सबसे ज़्यादा घुटने पे जोर आता है और घुटने को दबा दबा के चलने का एक चलन हो जाता है। उसके कई तरह के ब्रेसेस, पट्टे आते हैं जिससे पहन के एक नॉर्मल चाल दी जा सकती है। कई सर्जरीज होती है जोड़ों की, और मसल्स को आगे से पीछे शिफ्ट किया जाता है जिससे नॉर्मल चाल आ जाती है। पर मैं कहना चाहूँगा कि पोलियो हमारे देश में बहुत कम हो चुका है, और पोलियो की वैक्सीन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी भारत सरकार के अथक प्रयासों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, जो बहुत ही खुशी की बात है। आशीष जी, आपका रुख करना चाहेंगे। आशीष जी, हमें ये बताएं कि अगर हम फ्रोजन शोल्डर का बड़ा जिक्र आता है, ये होता क्या है, और ये मसल इम्बैलेंस का बार बार जिक्र आया है, उस बारे में भी हमें बताएं। फ्रोजन शोल्डर अगर आम भाषा में मैं अगर कहूँ तो आजकल ये देखा जाता है, किसी का भी कंधा अगर जकड़ना शुरू होता है तो उसे आम भाषा में लोग फ्रोजन शोल्डर कह देते हैं, पर वास्तव में कंधा जकड़ना फ्रोजन शोल्डर नहीं है। ओके। तो सीरेक्स के द्वारा इसकी एक परिभाषा दी गई। हर जोड़ की एक कैप्सुलर पैटर्न होता है, क्योंकि हमारा जो जोड़ है उसमें एक लिगामेंट है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो हमारे एक जोड़ में कैप्सुलर पैटर्न होता है जो कि हर जोड़ का एक अलग अलग है। तो सीरेक्स के अनुसार अगर आपकी मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शंस उस कैप्सुलर पैटर्न में है, तभी आप फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट कहलाए जाएंगे। जो कि क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन माना आपके हाथ की ये मूवमेंट, उसके बाद आपके हाथ को पीछे ले जाने वाली मूवमेंट, और उसके बाद हाथ को उठाने की मूवमेंट। अगर इस पैटर्न में आपकी मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शन है तो तभी हम कहेंगे रुकावट आ रही है, अकड़न एक प्रकार से। अगर इस पैटर्न में है सबसे ज्यादा इस मूवमेंट में, उसके बाद इसमें, और देन पीछे ले जाना, अगर इसी क्रम में अगर आपकी जकड़न है तो आप कहलाए जाएंगे कि आप फ्रोजन शोल्डर के मरीज हैं। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, इसके 3 फेजेस हैं जिसको कहा जाता है फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थोइंग। तो जो फ्रीजिंग फेज है, इसमें पेशेंट को दर्द शुरू होता है और धीरे धीरे कंधे में जकड़न आनी शुरू होती है। तो इसमें जब जैसे ही पेशेंट दूसरी स्टेज में पहुंचता है तो उसकी रात की नींद बहुत खराब होनी शुरू हो जाती है और जकड़न और ज़्यादा बढ़ने लगती है और दर्द बढ़ता है। और जो हमारी तीसरी स्टेज है उसमें धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाता है, पर हमारी रेंजेस कुछ हद तक बढ़ सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, पर पेशेंट का दर्द काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। अच्छा। तो एक
पेशेंट को जब भी कंधे में दर्द और जकड़न शुरू होती है तो उसे एक बार जरूर अपने डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपिस्ट अभी आप कह रहे हो कि स्टेजेस 1 बाय 1 आती है, पहली दूसरी तीसरी, तो इस दौरान बीमारी आगे बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है? नहीं, ये बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है। तो क्योंकि इसके प्रोग्रेसिव स्टेज है, एक बढ़ते क्रम में है ये, बढ़ते क्रम में। तो फ्रीजिंग देन फ्रोजन, पूरा कंधा जब जकड़ तो जाता फिर है हम समझे कि ये सर्जरी की तरफ ये मामला मतलब इशारा कर रहा है। इसे सर्जरी की तरफ तो मैं नहीं कहूँगा, ओके। क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा परेशान उसका दर्द करता है। धीरे धीरे पेशेंट कई बार ऐसा सीख जाते हैं कि उस हाथ को ना इस्तेमाल करके वो किसी और तरीके से अपने काम करने लगते हैं। ऑप्शन तो पेशेंट को जब तक दर्द रहता है तब तक वो ज़रूर समझता है कि इसे निकाल दिया जाए या कुछ हो, पर फ्रोजन शोल्डर के केसेस में आमतौर पर कोई सर्जरी नहीं की जाती है। कुछ एक जगह ऐसा किया जाता है कि कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन उसमें दिया जाता है, पर जिसमें कि देखा गया है, जो अब नई रिसर्चेज आती हैं, कुछ समय तक पेशेंट को उसमें कुछ आराम मिलता है और कुछ समय के बाद पेशेंट की जकड़न और अधिक बढ़ जाती तो है। इसमें हम ये समझे कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट को आप कंसल्ट करें। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसी बीच हमारे कार्यक्रम को देखते हुए हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ सवाल पूछिए। अब हम आप फालिस का, अच्छा फालिस की अच्छा पैरालिसिस की दिक्कत है, तो मैं डॉक्टर उमर आपका पूछना चाहूँगा, डॉक्टर उमेर से पूछना चाहूँगा। जी, फालिज में पहले तो कॉजिंग फैक्टर्स है, या तो ट्यूमर की वजह से कोई नस दबी है जी। सेकंड ब्लड प्रेशर की वजह से, और भी कुछ कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन बात करेंगे हम लोग अगर फिजियोथेरेपी की तो अगर पैरालिसिस होता है तो डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको किसी ना किसी रिजल्ट्स कैसे रहते हैं असिस्टेंस, फिजियोथेरेपी के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं? जी जी जी, वही आगे अगर बात करें तो पैरालिसिस मतलब वीकनेस होता है, एक साइड हो सकता है या दोनों हाथ पैर ऊपर के हो सकते हैं, लोअर, जिसको डायप्लेजिया बोलते हैं, मोनोप्लेजिया बोलते हैं। उसमें आपके बहुत सारे टेक्निक्स है जिसमें आपका बैलेंस सुधारा जाता है, आपके मूवमेंट पैटर्न सुधारे जाते हैं। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक मसल बाय मसल या जॉइंट बाय जॉइंट आप कंट्रोल लूज करते हैं, तो कुछ ऐसे टेक्निक्स है जैसे जॉइंट कंप्रेशन हो गया, जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो गया, मसल के टोन को बढ़ाना। जैसे आप शुरुआत में अगर देखो तो स्पाइनल शॉक एक दौर है उसमें जिसमें आपके मसल्स बहुत लूज होते हैं। अब उसमें फैसिलिटेटरी टेक्निक बोलते हैं जिसमें आप कंप्रेशन से टोन बढ़ता है। तो ये कोई मेडिसिन तो नहीं कर सकता। मेडिसिन आपके शुरुआती दौर में आपको कॉम्प्लिकेशंस में सुधार कर सकते हैं कि वर्सन ना हो ब्लड प्रेशर। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है कि आप तरीके से काम कर पाए। जैसे PNF पैटर्न बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो फेलिसिटेशन टेक्निक बोलते हैं। उसमें वो मूवमेंट को पेशेंट से करवाया जाता है जो उनकी नीडेड है। जैसे आप किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो आपको एल्बो की भी मूवमेंट चाहिए, रिस्ट की भी मूवमेंट चाहिए, शोल्डर के, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो ये सब चीज़ों का स्टडी करते हुए उनका भी जो पूछ रहे थे उनके लिए आपकी क्या एडवाइस? जी डेफिनेटली आप फिजियोथेरेपी करवाएं, ये एक बहुत अहम ट्रीटमेंट है और आपको ध्यान देना है कि इवैल्यूएशंस के बाद ये क्लियर हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स अच्छे हैं, ये बड़ी खुशी की बात। डॉक्टर मैं यहीं पर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि अभी हमने बात की हर एक फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपी इस टाइम कारगर है, लेकिन कभी हमने प्रेगनेंसी की बात नहीं की कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद जो अक्सर हम देखते हैं कि जो वुमेन में बैक पेन की जो दिक्कतें आती हैं या सी सेक्शन के बाद जो और प्रॉब्लम्स आती हैं, जनरली कंप्लेंट्स आती हैं बैक पेन बहुत ज़्यादा है, तो क्या उस वक्त पे भी फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, क्या रिकमेंड करनी चाहिए डॉक्टर को? जी डेफिनेटली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये सबसे बड़ा नेग्लेक्टेड पार्ट है। यूजुअली कोई भी लेडीज़ उनको बैक पेन है, पोस्चर हम लोग इतना बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसमें लेडीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर जाता है जो कि LACS बोला जाता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। उसमें सर्जरी के बाद एक सबसे कम यूजुअली नॉर्मल लोगों में भी जिसको बोलते हैं डायसिस रेक्टाई। डायसिस रेक्टाई की अगर निशानियाँ देखें तो फीमेल्स में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है और उसके अलावा इंग्वाइनल हर्निया वगैरह भी। बट ये वो बहुत लेट फैक्टर है। आपको कंसीडर यहाँ करना है कि डायसिस रेक्टाई को कंसीडर करना है कि जो पेट के मसल्स हैं उसके एक्सरसाइज चालू करें और इन लेडीज़ ये स्पेसिफिक चीज़ है। बाकी दूसरों में भी अगर आप फोकस कर रहे हैं तो पोस्चर और स्ट्रेंथनिंग पे ही फोकस करना है आपको। यही सेम सवाल डॉक्टर नरेश, आप भी शायद कुछ कहना चाहते हैं इसमें? कुछ ऐड करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरे पास जो मरीज़ आते हैं प्रेगनेंसी के बाद, स्पेशली सिजेरियन सेक्शन के बाद,
कमर दर्द के साथ काफ़ी लेडीज़ आती है और वो कहती है कि हमारे कमर में एक इंजेक्शन लगा था जी, उसके बाद दर्द रह गया। सारा ब्लेम जो है वो बेचारे छोटी सी सुई पे डाल के उसको बैक एक का सबसे मेजर कारण उस पर बता देते हैं। बट मैं इस पर कहना चाहूँगा सबसे मेजर जो कारण होता है बैक एक का पोस्ट प्रेगनेंसी, पॉस्चर, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ विटामिन डी होता है। ओके तो पॉस्चर एक बहुत बड़ा कारण है। आई थिंक फिजियोथेरेपी इसमें Postures- बहुत हेल्प कर सकती है। बिल्कुल, पॉस्चर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, वेस्ट बंगाल से। हाँ, आपका स्वागत है, वेलकम है आपका। अपना सवाल पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हेलो, अगर आपको मेरी अपने टीवी का वॉल्यूम, अगर आप टीवी की आवाज़ कम कर देंगे तो हमको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ इको हो रही है। अच्छा ठीक सर, कम कर दिए। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे? वेस्ट बंगाल में? जी कर दिए। हेलो। अच्छा, हाँ जी, सवाल पूछिए आप। हाँ सर। सवाल जी सर, और कलकत्ता आसनसोल से सर। जी जी, हमने समझ गए। अपना सवाल पूछिए, आपका इस्तकबाल है। सर, हम पिताजी रोजा रखते हैं, उसका प्रेशर है ठीक है, और थायराइड है थायराइड की भी दिक्कत है। ठीक है, सर। हाँ, रोजे में है और उनको थायराइड की दिक्कत है, ये आपने पूछा। सवाल क्या है आपका? इस सवाल की रोजा रख सकते कि नहीं? अच्छा अच्छा, रोजा रख सकते हैं कि नहीं? आशीष जी आपसे नरेश ज़्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। डॉक्टर 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 उमेर, आप नरेश। बताइए कि वो रोजे रख सकते जी, हैं नहीं प्रेशर थायराइड है, की प्रेशर दिक्कत? अच्छा, ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत अच्छा, है। ब्लड प्रेशर, थायराइड की दिक्कत है ठीक उन्हें, है। और आप ये जानना चाहते हैं कि वो फास्ट रख सकते हैं, रोजे रख सकते हैं? रोजे के दिन कि चल नहीं? रहे हैं अभी, तो वही रोज़ा रख सकते हैं। थायराइड और ब्लड प्रेशर में अपनी दवाई टाइम पे लेते रहें, लेकिन अगर शुगर है तो रोज़े में दिक्कत आती है। बाकी ब्लड प्रेशर और थायराइड में रोज़े से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और- बट अपनी दवाई ज़रूर टाइम पे लें। और चेक भी करते रहे रेगुलर जब तक बिल्कुल रोजे बिल्कुल, चल जैसे रहे कि हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप रोजे रखने की मनाही नहीं है, लेकिन मेडिसिन जो है जिस तरीके से आपको एक्सपर्ट ने बताया है उस अनुसार आप मेडिसिन लेते रहिए। शुगर में शायद कोई दिक्कत आ सकती है, यही डॉक्टर नरेश कहना चाह रहे थे। तो एक्सपर्ट की सलाह से ही आप डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, आजकल वही बहुत कॉमन हो गया, जॉइंट पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो ये क्या रीजंस, क्या हम इनके मान सकते हैं? ये क्यों इतना ज़्यादा ये दिक्कत बढ़ गई है? और क्या एक्सरसाइजेज आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो घर रह के हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना आसान सबके लिए रहता हाँ, है कि वक्त की घर कमी। में रह के, वक्त की कमी है सबके पास, या अगर कोई एजेड लोग हैं तो वो बाहर नहीं जा बिल्कुल। सकते, तो घर में रह के ऐसी क्या एक्सरसाइजेज है जो वो आराम से कर सकते हैं और इसमें आराम पा भी सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो आजकल के सिनेरियो में जब हम देखते हैं परिवेश में, हमारी कमर दर्द और जोड़ों का दर्द की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जिसका कहीं ना कहीं कारण है हमारा उठने और बैठने का वही पोस्चर। पोस्चर पे फिर से बात आ गई। तो घर पे रहते हुए एक बहुत बहुत सहज सी चीज़ है जिस पर अगर सिर्फ हम ध्यान दें तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, हमारा बैठने का तरीका। तो देखा जाता है कि बच्चे या बड़े जब घर में बैठकर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो बिस्तर पर बैठकर पढ़ना या लेटकर पढ़ना ये वो पोटैटो काउच बन जाता है। हाँ, और आजकल रिक्लाइनर्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है, या फिर बीन बैग्स में बैठना, जो कि हमारे पोस्चर को बहुत अधिक बिगाड़ देता है, हमारे एक नॉर्मल स्पाइन के पोस्चर को एकदम रिवर्स कर देता है। आपने उसकी बीन बैग या उसकी बात की, तो एक और भी चीज़ होती है, लोगों को ये भी लगता है कि मैट्रेसेस जो होते हैं वो, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल बहुत होता बड़ा- है। हार्ड होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, कैसे बिल्कुल, होने छोटी चाहिए? बातें बिल्कुल। बड़ी इंपॉर्टेंट तो है। इन्हीं कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ कि अगर ये 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप ही बचा जा सकता है। तो ये ध्यान रखा जाए कि जब भी आप बैठते हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बैठते वक्त आपकी पीठ का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा कुर्सी से सटा हुआ हो। आप कुर्सी से बहुत आगे आकर पढ़े या कंप्यूटर चलाएं, ऐसा ना करें। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारी कमर की मांसपेशियों पर एक एक्स्ट्रा लोड जाता है, जो कि धीरे धीरे होते हुए फिर गर्दन पे, तो जिसकी वजह से हमारी गर्दन आगे की तरफ जाती है, जिसको आम भाषा में हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं, आगे निकली हुई गर्दन। तो जिससे आसपास की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तनाव आता है, और कुछ समय तक अगर वो तनाव इस तरीके से चलता है तो मांसपेशियों में कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं। इनको आम भाषा हम लोग ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स कहते हैं। धीरे धीरे यही दर्द फिर गर्दन से सिर में जाना शुरू हो जाता है, हाथों में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम बैठे तो ये ध्यान रखा जाए, अपनी कमर को पूरा आप कुर्सी से सटा कर बैठे।
बिल्कुल, पोस्चर्स का तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंस ध्यान रखना है। दूसरा, आपने बड़ी उम्र के लोगों के लिए सवाल पूछा, तो मैं कहूँगा अधिकतर ये देखा जाता है कि जो बड़ी उम्र के हमारे परिवार में सदस्य होते हैं, उनका पूजा पाठ या नमाज आदि पढ़ना, इसका जो एक नित्य क्रम है वो कोशिश करते हैं कि हम नीचे बैठ के जमीन करें। पे बैठ के करें। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अगर उनके घुटनों में दर्द है या बढ़ती उम्र है तो वो अवॉइड करें। वो कुर्सी पर बैठकर भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें आराम से। कोई हर्जा नहीं है। बिल्कुल। मिस्टर उमेर, आपका ही रुख करना चाहेंगे। अमूमन होता ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिक्कतें ज़्यादा पेश आती हैं। जी तमाम दिक्कतें हैं एज रिलेटेड, जी। जैसे कि आप डिमेंशिया ले लीजिए या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लीजिए। इस तरह की दिक्कतों में क्या किस तरीके से फिजियोथेरेपी, क्योंकि दवाइयाँ खाते खाते बुजुर्ग लोग परेशान होते हैं, कई बार तो मना कर देते हैं, जी। किस तरह मदद करती है फिजियोथेरेपी? इसका भी एक स्टेज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो हम लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं प्रिवेंशन से। बिल्कुल। जहाँ पे स्टेज 3 स्टेज 4 पे पहुँच गया, वहाँ पे सर्जरी इज़ एन ओनली ऑप्शन। अच्छा। एक वही ऑप्शन है। उसके पहले अगर आप बात करो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इज रिकमेंडेड। शुरुआती दौर पे की जी बात जी, कर रहे हैं। शुरुआती दौर पे आपको तैयार रहना है कि आप सर्जरी अवॉइड कर पाए, कोई भी हो। सबसे कॉमन अगर बात करें लो बैक पेन, सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेट कर जाता है। बहुत लोगों को सर्जरी लगनी, ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ हमको सर्जरी लगती है। घुटने का ये 2 फैक्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी नहीं है। घुटना पेन अगर हो गया, दर्द हो गया, तो इसका मतलब ये है कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, सपोर्ट कौन कर रहा है? मसल्स कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो आपको ये जानना है कि आपका पहली बात तो मसल स्ट्रेंथ कम है, ओके, आपके घुटने की मोबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन यहीं से बढ़ता है। जी। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी चालू रखना है। दूसरी बात, अगर पेन्स आ रहे हैं, दूसरे कुछ आ रहे हैं, तो चेक करना रहता है, या आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन या फिजियोस, अल्टीमेटली जो रोल है फिजियो का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रोल में अगर देखें तो यहाँ पे वो देखते हैं कि किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है नी पेन या बैक पेन। उसमें आप ट्रीट करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स होता है। रेंज देखा जाता है, कितना मोबिलिटी, कैसा मूव हो रहा है, नी अलाइनमेंट, जैसे हमने बात की ऊपर के पोस्चर, गर्दन अगर आपकी सीधी नहीं है तो बैक का प्रॉब्लम होगा, बैक का नहीं है तो लंबार, जो पेल्विक एरिया, जैसे कमर का एरिया, नीचे का हिस्सा, वो इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सब चीज़ों को देख के अगेन रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जैसे जिस्म को गर्म रखने के लिए रखना बेहतर होता है। तो आप एक पेन जो है वो एक निशानी है कि सर्कुलेशन रिड्यूस्ड है। अगर सरल भाषा में बोले उसको, अगर कॉम्प्लिकेट बहुत तरह से खून का कर बहाव सकते कम हैं। हो चुका जी, तो अगर आप देखिए मसाज अगर कोई करता है घर पे भी तो उनको अच्छा लगता है, बिल्कुल। क्योंकि वार्मथ है। तो कंटिन्यूस एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स के लिए वो न्यूट्रिशन है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, आपके जो पेन कॉजिंग फैक्टर्स है वो निकल जाते हैं सर्कुलेशन के साथ में, और मोबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों मेंटेन रहता है। तो ये सिर्फ नी के लिए नहीं, हर अंग जोड़ है, के ये लिए आप कहना चाह कंसीडर रहे हैं। करिए। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक जुड़ चुके, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, अगर आप लाइन पे हैं तो अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर नरेश, हेलो। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। आप मैडम, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। हाँ, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए मैडम। जी सर, एक्चुअली दरअसल मसला ये है कि ज़्यादा वॉक करने की आदत है, पर ज़्यादा वॉक करने से ना डेली राइट हिप में पेन होने लग जाता है। अच्छा। तो बात, और फिर वो रात को वही सोए, फिर नेक्स्ट डे दोबारा वॉक करें, दोबारा पेन हुआ। जी। तो मुझे ये जानना है कि ये नॉर्मल है या इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल डॉक्टर नरेश, अगर आप लाइन पे बने रहिए, हो सकता है डॉक्टर साहब आपसे कोई सवाल भी पूछेंगे। जो ज़्यादा usually- मूवमेंट करती हैं तो पेन होता है। कहाँ नहीं पे? सर, डेली वॉक के बाद, डेली वॉक कर वॉक के बाद, हाँ वही वॉक करने के बाद। डेली मूवमेंट होगी, डेली का जो रोजमर्रा हाँ के, रोजमर्रा आपकी एज कितनी है? सर ये 42। 42 एज में आपको वॉक करने से हिप में पेन हो रहा है? हाँ जी कितना सिग्निफिकेंट पेन है? बहुत ज़्यादा पेन होता है या कम होता है? मतलब सर, थोड़ा ज्यादा होता है कि फिर रात को सोने के बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे वॉक करते हैं, सेम रूटीन चल रहा है। हाँ, ये प्रोबेबली तो आपकी कहने के अनुसार मैकेनिकल पेन लग रहा है, क्योंकि रात में सोने के बाद ठीक हो जाता है। तो आई थिंक इसके लिए आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ही इसमें मदद करेगी, रादर दैन कोई और टेस्ट वेस्ट करने का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अच्छी एक्सरसाइजेस या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए, आपको अगर बेटर रहेगा। मतलब एक बार कंसल्ट मिस्टर उमेर, कुछ अगर आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं कि फिजियोथेरेपी की तरफ इशारा किया गया है। जी जी बिल्कुल। पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो
एक उसका भी पैटर्न होता है जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है, फिट प्रिंसिपल। एक चीज़ और भी इसके अंदर है, जैसे इन्होंने कहा कि जो डेली ये रूटीन वर्क कर रही हैं उसके बाद जो है इनको पेन होता है, रात को आराम करने के बाद ठीक हो जाता है, पर हो सकता है कि जैसे इनकी एज है 40+ इन्होंने बताया, तो सप्लीमेंट्स भी तो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे अभी आपने प्रेगनेंसी में भी बताया कि विटामिन या कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हो सकता है कि समटाइम्स डाइट अच्छी ना हो या सप्लीमेंट्स तरीके से ना उस एज क्योंकि के अभी हिसाब हमने से विटामिन डी का भी नाम जा लिया रहे था। हों और इसीलिए ये दिक्कत इनको ज़्यादा बढ़ रही हो। विटामिन डी और कैल्शियम से मोस्टली नी जॉइंट और बैक पेन ज़्यादा कॉमन होता है। हिप में, वो भी पर्टिकुलरली एक ही हिप में पेन हो रहा है, तो आई थिंक वो सप्लीमेंट का इशू तो नहीं होना चाहिए, बट इम्प्रॉपर पोस्चर या इम्प्रॉपर फुटवेयर से भी ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर हिप में पेन जा रहा है। आई थिंक एक बार उसको इवैल्यूएट करना और पेशेंट को फिजिकली एक देखना एक्सपर्ट से तो important आपको है। मिलना ही पड़ेगा। शायद मिस्टर आशीष कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी अभी फ्रिक्वेंटली ये देखा गया है कि कोविड के बाद इस उम्र के लोगों में एक तरफ कूल्हे में दर्द होना शुरू हो गया है। इसका कारण ये देखा गया कि कोविड में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो बहुत अधिक इस्तेमाल हुआ, तो हिप में जिसको एवियन कहा जाता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, वो बहुत बढ़ चुका है। तो एक बार इन्हें अच्छा, ये कोविड का कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं हो सकता है, तो इसलिए एक बार उन्हें जरूर सलाह ले क्या लेनी ऐसे चाहिए। मरीज ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी उन्हें से? पहले एक बार मिलना होगा और देखना होगा कि कहीं वही कंडीशन तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक में एक कॉलर एक हमारे और साथ जुड़ना कॉलर चाहते जुड़ हैं। चुके हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो हेलो मेरा हेलो, हाँ जी मैडम, सवाल पूछिए। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना सवाल पूछिए और कहाँ से बोल रहे हैं आप ये भी बताइए। आप नहीं आप उड़ीसा से बोल रही हैं जी, अपना सवाल पूछिए। अच्छा ठीक है। जॉइंट्स पेन में इनका सवाल है कि फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है, तो इसका जवाब डॉक्टर आशीष आप बताइए इसमें कि बिल्कुल। जॉइंट, अभी हमने वैसे बात भी की है जॉइंट पेन के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि हमारे जोड़ में दर्द किस कारण से है। तो एक एक्सपर्ट की सलाह तो उसके लिए अवश्य लें। तो जब ये उनके पास जाएंगे तो जांच की जाएगी कि जोड़ में ये मांसपेशियों मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि सीधे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या एक्सपर्ट के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, दोनों है। एक पेशेंट डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो अपने ऑर्थोपेडिशियन के पास जा सकता है तो वहाँ से उन्हें वहाँ की रेफरल मिल सकती है, पर एक पेशेंट डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। जी। तो आप इनके सवाल का हाँ, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पहले तो उस दर्द का कारण जानना बहुत आवश्यक है, चाहे तो वो ऑर्थोपेडिशियन से उसकी जांच कराएं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट से कराएं। तो हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिनको क्लिनिकल टेस्ट भी कहते हैं, तो पहले उनसे हमसे पता लगाएं कि वो मांसपेशियों का दर्द है या उनको कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से लिगामेंट में कुछ है या स्वेलिंग, कुछ इन्फ्लेमेशन कुछ हो रही है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो अगर खून की कोई या फिर अन्य कोई जांच करानी है, एक्सरा कराना है, तो उसके बाद देखा जाता है। तो मुख्य तो आप यही एक बार है। अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह ले सकते हैं और जो भी टेस्ट है वो आप करवा के जो है उसको एक बार क्लियर करके फिर उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज या जिस तरह से भी है वो आप आगे उस तरह जा सकते हैं। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक्स में स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है आपका उसमें बहुत मेजर रोल रहता है, तो किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज हम लोग देखते हैं होती है और किस तरह से उसमें फिजियोथेरेपी जो है इफ़ेक्टिव है? जी, स्पोर्ट्स इंजरी आजकल अपने देश में ही स्पोर्ट्स का इतना चलन बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए आजकल स्पोर्ट्स इंजरी बहुत ज़्यादा होने लगी है, स्पेशली नी और कंधे में। क्रिकेट में देखा गया नी में, जैसे कि ACL लिगामेंट, PCL लिगामेंट, ये एक लिगामेंट्स हैं, अंदर घुटने की नसें हैं जो कि टूट जाती है एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, स्पेशली क्रिकेट खेलते समय, फुटबॉल खेलते समय। विदेशों में तो ये बहुत कॉमन था, बट आजकल अपने देश में बहुत ज़्यादा होने लगी है, बिकॉज अपने देश में भी खेल की तरफ रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। अब इस तरह की चोट होने के बाद, लिगामेंट टूटने के बाद तो डेफिनेटली सर्जरी का रोल है, बट यहाँ तक पहुँचा ही ना जाए इसके लिए फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन का रोल है, जिसमें अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोचिंग रहेगी तो लिगामेंट नहीं टूटेगा, सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एक तो ये, दूसरा फिजियोथेरेपी का रोल आता है सर्जरी के बाद। सर्जरी करने के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
फंक्शनली वापस स्पोर्ट्स में जाने के लिए, मतलब वापस उसी लेवल पे पहुंचने के लिए फिजियोथेरेपी, फंक्शनल थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है और आई थिंक फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। बिल्कुल मिस डॉक्टर उमेर, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ में मैं इसमें एक सवाल भी जोड़ना चाहूँगा। फाइब्रोमाइल्जिया का अक्सर जिक्र आता है, ये कंडीशन होती क्या है और फिजियोथेरेपी के मरीज को किस तरह मदद करता है? जी जी, पहले मैं आंसर करना चाहूँगा। एसीएल, जैसे सर ने बोला स्पोर्ट्स का रोल बात हो रही थी सर की एंड फिजियोथेरेपी की, ऑर्थो एंड सर्जरी की। पहली बात तो फिजियोथेरेपी का अगर रोल बात करें तो आजकल बहुत कॉमन है एज अ स्पोर्ट्स फिजियो आपको काम करना है कि जॉइंट स्टेबल रहे, जॉइंट स्टेबल्स और मसल स्टेबल है, वेल डेवलप्ड है, तो इंजरी बहुत हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ें ये भी है कि फिजियोथेरेपी में अगर बात करें हर टाइम सर ने बोला जहाँ फुल टेयर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, अगेन ग्रेडिंग ही रहता है जिसको क्लासीफाई करता है वेदर आपको सर्जरी लगने वाली है या नहीं लगने वाली। अगर आपको सर्जरी लगती भी है तो आपको फिजियोथेरेपी, बिकॉज बैक टू फंक्शनल एक्टिविटीज़ आपको लगने ही वाला है। अगर नहीं भी है तो आपको वेदर बाय द सर्जन ग्रेड 2 के लिए जहाँ पार्शियल टेयर है इमोबिलाइज किया जाता है। जब इमोबिलाइज किया मतलब आपको उस पार्ट को हलचल नहीं करना, रुका देना है उससे ताकि हील अप हो जाए और वो टेंशन ना रहे। उस दौरान घुटने पे कॉम्प्लिकेट जो सबसे इंपॉर्टेंट करती है, जैसे कुछ देर पहले बात भी हुई है उस पर कि रेंज बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है। आपका जो मसल्स है, मसल्स का क्वालिटी बहुत ख़राब, जैसे मसल लॉस होता है, मसल के फाइबर्स लॉस होते हैं, टाइटनेस होता है और मसल जो एफिशिएंसी है, जो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या काम करता है उसका बहुत चेंजेस आता है। तो उसी दौरान डे 1 से ही कुछ पहले तो पेन वगैरह जो होता है वो सबसाइड करने के लिए फिजियोथेरेपी का रोल है अलॉन्ग विथ ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। एंड उसके बाद जो है आप हर वो चीज़ फिजियोथेरेपी करता है जो कि उसको आसान बना पाए, ज़्यादा बिना मेहनत किए आपको पहुंचने के लिए। मसल्स जो आपने बताया कि मसल्स वीकनेस की वजह से लिगामेंट टीयर्स और ये सब चीज़ें जो रहते हैं, तो सबसे ज़रूरी ये है कि मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और फाइब्रोमाइल्जिया को पहले आप क्लियर कर दीजिए। जी जी जी, फाइब्रोमाइल्जिया मतलब अगर आपको 1-2 हिस्से से ज़्यादा कई जगह पे पेन हो रहा है तो उसको फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाएगा। रुक के पेन हो रहा है। यस, नहीं, अब आप कंसीडर कर सकते हैं फाइब्रोमाइल्जिया 2 जगह से ज़्यादा, तीसरी जगह पे, कई जगह पे पेन हो रहा है तो आप उसको कंसीडर करेंगे जी। और फिजियोथेरेपी का रोल है तो अगेन इवैल्यूएशन बेस्ड ही होता है। तो रति के सवाल का आप जवाब दे दीजिए। फिर फाइब्रोमाइल्जिया पे मिस्टर आशीष इशारा कर रहे हैं तो इनके भी हम इनपुट ले लेंगे। नहीं, मैं तो बस यही जानना चाहती थी कि अगर हमारी मसल स्ट्रांग रहेंगी तो ये सारी दिक्कतें जो है बहुत जल्दी बल्कि आप इस तरीके से बताइए कि ताउम्र वो स्ट्रांग रहे, क्योंकि जी दिन बर दिन मसल कमजोरी होती है। अगेन पहली बात तो खाने में सभी का इस वक्त तो अच्छा है क्योंकि हाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ा मेन कॉज है मसल को अंडर डेवलप्ड रहना, मसल का डेवलपमेंट अच्छा नहीं रहना। उसका एक ही फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी, खेलकूद। जी राइट, और खेलकूद तभी कर सकते हैं जब हमारी मसल स्ट्रांग बिल्कुल, वाइस वर्सा। मिस्टर आशीष, हाँ, तो जैसा कि फाइब्रोमाइल्जिया पर बात चल रही थी, तो कोई भी कैसे समझे कि उन्हें फाइब्रोमाइल्जिया है। तो अगर शरीर में 18 पॉइंट्स क्राइटेरिया रखा गया है, 18 पॉइंट्स सिमेट्रिकली, अगर आपको बॉडी में 18 जगह दोनों तरफ बराबर दर्द अगर हो रहा है 18 पॉइंट्स पर, तो आप समझ सकते हैं, और ये सिर से लेकर एड़ी तक, तो आप कह सकते हैं कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। ये अधिकतर 30 से 25 से 40 वर्ष की महिलाओं में अधिकतर पाया जाता है, और पुरुषों में भी है पर महिलाओं में इसके पाए जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और इसके कई कारण हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, प्रॉपर स्लीप ना होना, पोस्चर खराब होना, एंग्जाइटी, ये सब फाइब्रोमाइल्जिया के कारण है। फिजियोथेरेपी में आप किस तरह इंटरवीन करते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो ये रहता है कि पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका न्यूट्रिशन और उसको अर्गोनोमिक एडवाइस, जिसको कहा जाता है पोस्चरल एडवाइस। अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए, इसे कार्य व्यवहार में रहते हुए अपने पोस्चर को कैसे ठीक रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर पेशेंट जिसको फाइब्रोमाइल्जिया की दिक्कत है, अगर वो स्विमिंग शुरू करते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा उन्हें मिलता है। तो एक एक्सरसाइज का प्रॉपर प्रोग्राम, स्विमिंग और अपनी न्यूट्रिशन, अपनी नींद का अगर सही ध्यान रखा जाए, बेसिक तो जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी लागू होती हैं। बिल्कुल। अभी हमारे प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। कम शब्दों में आप अपना संदेश, मैसेज हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैसेज हमारी जनता के लिए यही होगा, अगर कोई भी दर्द आपको होता है तो आप अपने आस पड़ोस की सलाह ना लेकर एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लें, तो आप उसकी प्रोग्रेसिव स्टेज से बचकर आप जल्दी ही उससे बाहर निकल सकते हैं। और पोस्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का, तो उसका आप बहुत अधिक ध्यान रखें
सोते समय एक जो लोगों की बहुत बड़ी मिथ है, बस मेरा एक ये मैसेज है कि तकिया नहीं लगाना चाहिए, हार्ड गद्दे पर सोना चाहिए। तकिया लगानी ही नहीं चाहिए? नहीं, ये एक मिथ है। अच्छा, मिथ है। ये बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि हमारी स्पाइन का एक पोस्चर है, अगर आप तकिया नहीं लगाते हैं तो आपकी गर्दन पीछे फॉल कर रही है, जो कि स्पाइन का एक नॉर्मल तो तकिया क्या मोटा होना चाहिए, तो पतला? हमारा तकिया ना तो बहुत अधिक मोटा, ना बहुत अधिक पतला, जितना हमारे कंधे से गर्दन तक का हिस्सा है इतनी आपकी तकिए की विड्थ होनी चाहिए। और वो ऐसा हो कि आप अगर दोनों उंगली तकिए से मिलाना चाहें आपस में तो मिल जाए, इतना सॉफ्ट वो पंच हो जाए। हाँ, इतना सॉफ्टनेस उसमें होनी चाहिए। और आपका तकिया आपको यहाँ से शुरू करना है, उसका जो लोअर बॉर्डर है तकिए का वो आपके यहाँ से शुरू हो, तो आपकी जो गर्दन है प्रॉपर उसमें रेस्ट में रहे। तो आपको तकिया इस्तेमाल करना है, और आपका गद्दा ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए स्प्रिंगी, और ना बहुत ज़्यादा हार्ड, एक फर्म आपका गद्दा होना चाहिए। डॉक्टर आशीष, यहीं पर अभी आपने स्पाइन की बात की है हमसे, तो आप ट्रॉमा सेंटर में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ट्रॉमा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, एक्सीडेंटल केसेस आते होंगे जिसमें स्पाइन में बहुत सारी इंजरीज होती हैं, तो किस तरह की इंजरीज होती हैं और क्या उसमें फिजियोथेरेपी किस हद तक कारगर रहती है? बिल्कुल, तो स्पाइन की जो इंजरीज़ हैं उसमें होता है कि स्पाइन के फ्रैक्चर्स होते हैं, और दूसरा हो सकता है कि जो स्पाइन के अंदर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी इंजरीज़ हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ में यूजुअली पैराप्लीजिया, जिसको पैरालिसिस कहा जाता है, वो होता है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, अगर कुछ मांसपेशियों में पावर बची है तो जहाँ तक पावर बची है उनको हम बढ़ाते हैं। और जहाँ पावर नहीं है, माना वहाँ नर्व सप्लाई ही नहीं है, तो वहाँ पे ब्रेसिस से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्हीलचेयर एडेप्टेशन, ये सब पेशेंट्स को सिखाया जाता है। अगर कुछ फ्रैक्चर्स हैं तो उनको फिक्स कर दिया जाता है, अगर कुछ बहुत मामूली फ्रैक्चर्स है तो कुछ समय के रेस्ट के बाद ब्रेसिस के साथ पेशेंट्स को एक्सरसाइज सिखाई जाती है। हम समझे कि फिजियोथेरेपी की मदद से जो है, मतलब हमें एक मतलब जो दिक्कत है उसे हम आराम से कम कर सकते हैं, और एक इंसान को जो है फिट और हेल्दी हम बना सकते हैं। डॉक्टर उमेर, आपसे भी यहाँ पे हम लोग एक मैसेज के जरिए एक छोटा सवाल भी है, अगर डायबिटीज को भी मैनेज करने में भी क्या फिजियोथेरेपी मदद करती है, और ऑस्टियोपोरोसिस को, दोनों में, हाँ या ना? उस तरह से डायबिटीज के सिम्टम्स में अगर देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर डायबिटीज मैनेज करना है तो उसमें समझने की जरूरत है बेहतर डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशंस। उसको अगर मर्ज करेंगे एक्सरसाइज थेरेपी से, तो हर आई थिंक लगभग बहुत सारी चीज़ों को आप, जैसे कैटरैक्ट हो गया, या न्यूरोपैथीज हो गए, पेन, फ्रोजन शोल्डर हो गया, इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पर आप एक मैसेज भी हमें जी, दे दीजिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर बीमारी, हर ऑर्थोपेडिक पेन को जब इशू हो रहा है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके ऊपर आपको वर्क करना है। जबकि आप बीमारी होता है तो वो अलग काम है, बट आप एक्सरसाइज करिए और उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, एक्सरसाइज करिए और किसको फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू चालू। अच्छा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज मतलब आप करते रहिए रेगुलर। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर नरेश, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जितना हो सके उतना पेन किलर्स ना लें। पेन किलर्स लेने से किडनी, आमतौर पर मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ, कई पेशेंट्स पेन किलर को अब्यूज़ करते, एक बार डॉक्टर से पर्चा लिखवा लिया, उसको फोटो फ्रेम करवाते हैं और साल भर उसी पेन किलर को खाते रहते हैं, और जिससे ये होता है कि उसकी किडनियाँ ख़राब हो जाती है, डायलिसिस पे पहुँच जाते हैं। सो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि पेन किलर्स का जितना कम हो सके उतना कम उपयोग किया जाए। बिल्कुल। तो जो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें हिदायतें दी हैं फिजियोथेरेपिस्ट के नज़रिए से, तो एक बार उसको हम लोग आपको बता देते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नो टू पेन किलर्स। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में भी यही कहा था कि दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी डॉक्टर्स ने अगर आपको कोई दवाई दी है तो वो आप ज़रूर लीजिए, उसको अवॉइड नहीं करना, लेकिन अपने आप से कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्चर्स। अगर आप सही तरीके से बैठते हैं, सही तरीके से काम कर वक्त आप बैठते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है जो पेन्स हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी डाइट लें। जो हम हमेशा आपको कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा खाना आप खाएं, और साथ ही फिज़िकल एक्सरसाइज। पेन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज छोड़ दें, पेन धीरे धीरे एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को कभी मत छोड़िए। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और फिजियोथेरेपी पे हम उसके बेनिफिट्स के बारे में हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आज फिजियोथेरेपी हर फील्ड में हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है, यही कंक्लूजन निकला है, और हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है DD उर्दू।
जी बिल्कुल, और आज हमने आपको बताया कि फिजियोथेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर, और अब इजाज़त दीजिए रतिका मेहरा को और आदित्य कुमार को, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। फिजियोथेरेपी बाकायदा साइंस पर मबनी एक फन है। इसमें चोट, बीमारी और माजूरी वाले अफराद को मदद फराहम की जाती है। फिजियोथेरेपी में मुख्तलिफ तरह की वर्जिश और आलात की मदद से मरीज को बेहतर किया जाता है। किसी भी उम्र में फिजियोथेरेपी की मदद ली जा सकती है। इसमें मरीज के दर्द को कम से कम किया जा सकता है। फालिज से मुतासर अफराद के लिए फिजियोथेरेपी मददगार साबित होती है। खेलों में लगने वाली चोट में भी ये फायदेमंद है। हाथ पैरों की हरकत को बरकरार रखने के लिए फिजियोथेरेपी कारगर है।